हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएससी पाठशाला में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। गाइस, जो हमने स्टार्ट किया था क्या, अपना उत्तराखंड पीसीएस 2025 का टारगेट, वही टारगेट हम लेते हुए चल रहे हैं। गाइस, ये जो एग्जाम है, जो उत्तराखंड पीसीएस 2025 में होने वाला है, अपर का तो ये 2025 का एग्जाम है, ये बोला जा रहा है। अपर का 2025 का एग्जाम है, जो कि 29 जून को होगा। और लोअर प्रीलिम्स का 2024 वाला एग्जाम है, यानी कि 2024 में लोअर प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और प्राथमिक परीक्षा नहीं हुई थी, तो वो होगा। तो लोअर का तो 2024 है टाइटल, और अपर के लिए 2025 टाइटल है। इसका पेपर 11 मई को होना है, ठीक है, 2025 में। लेकिन ये जो हमारे वीडियोस हैं, ये अपर और लोअर दोनों के लिए ही काफी रहेंगे, इनफ रहेंगे, दोनों के प्रीलिम्स के लिए, और इवन लोअर के तो मेंस के लिए भी काफी ही होंगे ऑलमोस्ट। तो आप ये आराम से देख सकते हैं फॉर बोथ दी एग्जाम्स, दोनों ही एग्जाम्स के लिए। ठीक है। टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद और क्या, हम चल रहे हैं वन बाय वन सब्जेक्ट के बेसिस पर। हमने सबसे पहले जो लिया है वो कौन सा सब्जेक्ट लिया है, वो हमने लिया है मॉडर्न इंडिया। ठीक है। मॉडर्न इंडिया हमने लिया है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें इससे पहले अपने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी कि भारत में आने को टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम चल रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेटली जैसे हमें सिलेबस दिया गया है। ठीक है। सिलेबस के अनुसार हम चल रहे हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बाद सिलेबस में दिया है कि हमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन देखना है 1757 से लेकर 1857 या फिर 1858 तक। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक वही रहेगा, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम 1758 टू 1857। कल आपके लिए मैं यहाँ पर इस पर सिलेबस का एक फोटोग्राफ लगा दूंगी, जिससे आपको देखकर समझ में आ जाए कि हम किस अनुसार चल रहे हैं। ओके। बेटर देखिए, ब्रिटिशर्स भारत आ चुके हैं। 1608 से ब्रिटिशर्स ने भारत में एंट्री कर ली थी, जबकि ब्रिटिशर्स को अपनी पहली फैक्ट्री खोलने की सूरत में अनुमति दी जाती है 1613 में। ठीक है, जहांगीर द्वारा। इसके बाद ब्रिटिशर्स धीरे धीरे इंडिया के एक्सप्लॉयटेशन की कहानी शुरू करते हैं। ठीक है। धीरे धीरे वो राजाओं से लड़ाइयां शुरू करते हैं, और धीरे धीरे क्या करते हैं, अधिकार अपना जमाना शुरू करते हैं। शुरुआत ये बंगाल से करते हैं, यानी कि सबसे पहले ये बंगाल को अपने कब्जे में लेने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बंगाल जिस स्थिति में है, बंगाल जिस एरिया में है, वो भारत के ऑलमोस्ट ईस्टर्न इलाके में है, यानी कि पूर्वी छोर में है। बंगाल की खाड़ी के पास, यानी कि बे ऑफ बंगाल के पास स्थित है। इसका बंगाल की खाड़ी के पास उपस्थित होने की वजह से यहाँ से जो समुद्री मार्ग से आने वाला ट्रेड है, वो इजिली यहाँ पर पहुंच जा सकता है। बंगाल दोआब रीजन है, यानी कि दो नदियों का यहाँ पर रीजन है। इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है, बहुत ज्यादा खेती के लिए उपयुक्त ये इलाका है। इस वजह से बंगाल के पास रिवेन्यू ज्यादा है, बंगाल के पास समृद्धि ज्यादा है, बंगाल के पास पैसा ज्यादा है। तो ब्रिटिशर्स की, यानी कि अंग्रेजों की सबसे पहली नजर पड़ती है बंगाल के ऊपर। अंग्रेज बंगाल में दो लड़ाइयां लड़ते हैं, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी 1757 यानी कि 1757 में लड़ी जाती है, और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ी जाती है। बैटल ऑफ बक्सर के बाद अंग्रेज जो है, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के द्वारा बंगाल को पूरा हड़प लेते हैं। अब अंग्रेज बंगाल की नवाबी राइट्स, या बंगाल की दीवानी राइट्स, सॉरी, बंगाल के दीवानी राइट्स को अपने कब्जे में कर लेंगे, यानी कि रिवेन्यू कलेक्टिंग की राइट्स को अपने कब्जे में कर लेंगे। ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। बंगाल का जो एरिया है, अभी जो बंगाल है, पहले बंगाल कैसा था, बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, ये पूरा क्षेत्र बंगाल का आता था। तो दीवानी राइट्स मिल जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा के। 1765 में यहाँ पर डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश होता है। ठीक है। मतलब कंपनी के पास जो है रिवेन्यू राइट्स रहेंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स जो होंगी नवाब पास रहेगी। यानी जो वहां पर होगा, जो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो वहां का कार्यकारी प्रणाली होगी, वो तो नवाब के पास रहेगी। लेकिन जो वहां से पैसा कलेक्ट करने का जो अधिकार है, वो कंपनी के पास होगा। यानी कि कंपनी किसी भी तरीके के जनता को जवाबदेही बिना ही वहां से रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद जब ये 1765 का ये एक्ट पास हुआ, इस एक्ट के बाद कंपनी में आपस में करप्शन बढ़ गया, यानी कि कंपनी के जो सैनिक थे वो आपस में ही अपने प्राइवेट ट्रेड, अपने निजी ट्रेड में व्यस्त रहते थे। कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। कंपनी ने जो एक्सेसिव रेवेन्यू लगाया था, यानी कि बहुत ज्यादा जो एक कर लगाया था, उस कर की वजह से जो वहां पे पीजेंट्री क्लास थी, जो वहां पर निम्न वर्ग था, वो परेशान होने लग गया था। 1772 में कंपनी फाइल करती है बैंक करप्सी। देखा जाता है कि जहां कंपनी बैंक करप्सी यानी कि दिवालिया फाइल करती है, इसके विपरीत अगर देखें तो कंपनी के जो सैनिक थे, कंपनी के जो लोग थे, कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, वो बहुत ज्यादा वेल्दी हो गए थे, बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही कंपनी को पूरा लूट खाया था। इसकी वजह से जब कंपनी 1772 में बैंक करप्सी फाइल करती है, तो ये बात पहुंचती है ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के पास ये बात पहुंचती है। कंपनी को ब्रिटिश क्राउन ने ही 1599 में चार्टर द्वारा बनाया था, तो ब्रिटिश क्राउन का अधिकार बन जाता है कंपनी की तरफ देखने का। तो ब्रिटिश क्राउन सबसे पहली बार कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 बनाती है, यानी कि सबसे पहली बार कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए जो ब्रिटिश क्राउन है, जो जो ब्रिटेन का जो राजा है, ब्रिटेन की जो रानी है क्वीन एलिजाबेथ, वो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का निर्माण करती है। ये ब्रिटिश कैबिनेट को सबसे पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा कंपनी के जो अफेयर्स हैं, कंपनी के जो काम है इंडिया में, उन्हें सबसे पहली बार नियंत्रित करने का एक्ट था। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर ऑफ बंगाल के पद को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है, यानी कि जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, एक गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे, एक गवर्नर ऑफ मद्रास थे। ठीक है, तो ये गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास के पदों को निरस्त तो नहीं किया जाता, समाप्त तो नहीं किया जाता, लेकिन इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सब ऑर्डिनेट बना दिया जाता है, यानी कि अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर आ जाते हैं। इसके लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास अब ज्यादा काम बढ़ गया, क्योंकि उन्हें बॉम्बे भी देखना है, मद्रास भी देखना है। तो गवर्नर जनरल के असिस्टेंट के लिए गवर्नर जनरल के असिस्ट के लिए, यानी कि सहायक के लिए 4 मेंबर की एक काउंसिल बना दी जाती है। वॉरेन हेस्टिंग सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। बंबई और मद्रास के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर काम करना है। एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश की जाती है, यानी कि एक सर्वोच्च न्यायालय। ये जो आज का सर्वोच्च न्यायालय है वैसा नहीं है। ठीक है, वैसा नहीं है, आप याद रखेंगे। ये एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया जाता है 1774 में कलकत्ता में। इस सर्वोच्च न्यायालय का कैसा स्ट्रक्चर था कि इसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। इसमें बोला जाता है जो एलिजा इम्पे है, वो सबसे फर्स्ट चीफ जस्टिस यहाँ के बनते हैं। एलिजा इम्पे बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। इसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं और 3 अदर जजेस, 3 दूसरे जजेस। फिर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। विलियम पिट्स वहां के प्रधानमंत्री थे, कहाँ के, ब्रिटेन के, तो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट का काम क्या था कि जो 1773 में कुछ छूटे हुए काम रह गए थे उनको पूरा करना। पिट्स इंडिया एक्ट भारत में कंपनी के सिस्टम को डुअल सिस्टम कर देता है। माने डुअल क्या, एक होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जहां काम मिलिट्री होगा, जहां काम कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन देखना होगा, वहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम होगा कंपनी के कमर्शियल मुद्दों को देखना, कंपनी के कमर्शियल मैटर्स को देखना। ठीक है, टेरिटोरियल एक्सपेंशन जो कंपनी की थी, यानी कि कंपनी के जो क्षेत्र अधिकार थे, उन टेरिटोरियल एक्सपेंशन को ब्रिटिश पोजेशन कहा गया। यानी कि जो कंपनी के क्षेत्र अधिकार थे, जो कंपनी के क्षेत्र थे, जो कंपनी की टेरिटोरियल पोजेशन थी, उनको अब ब्रिटिश टेरिटोरियल पोजेशन कहा गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दो चीजें बनाई गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कंपनी के सिविल, कंपनी के मिलिट्री और कंपनी के रेवेन्यू अफेयर्स देखना। वहीं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स देखना, कंपनी के पैसे की आवाजाही देखना। ठीक है, गवर्नर जनरल की काउंसिल जो 4 मेंबर की थी, उसे घटाकर अब 3 मेंबर की कर दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ये दो तो, एक तो आया रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया, उसके बाद एक आया पिट्स इंडिया एक्ट जो आया 1784 में, 1784 में। अब आना शुरू होंगे चार्टर एक्ट।
अब चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम आना शुरू होंगे। हर 20 वर्ष के गैप में ये चार्टर एक्ट आएंगे। सबसे पहला चार्टर एक्ट आता है 1793 में, 1793 में। इस चार्टर एक्ट ने क्या बोला कि जो कंपनी की मोनोपोली है उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। गवर्नर जनरल को पावर दे दी गई कि वो अपनी काउंसिल के किसी भी डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है, यानी कि अगर काउंसिल कोई डिसीजन दे रही है और गवर्नर जनरल को वो मान्य नहीं है तो गवर्नर जनरल उसे ओवरराइड कर सकते हैं, अपना ऑर्डर उस पर सुना सकते हैं। और क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर थे उनका जितना भी खर्चा होगा, जितना भी एक्सपेंडिचर होगा, अब वो भारत के कर से यानी कि इंडियन रिवेन्यू से, इंडियन बैंक से दिया जाएगा। ठीक है, इंडियन मनी से दिया जाएगा। इसके बाद 1793 के बाद अब 20 सालों बाद दोबारा चार्टर एक्ट आना था। अब चार्टर एक्ट आएगा 1813 में, यानी कि 1813 में। इस चार्टर एक्ट को लैंडमार्क चार्टर एक्ट बोला जाता है। इस चार्टर एक्ट के अनुसार ब्रिटिश ट्रेडर्स यानी कि जो ब्रिटेन में और दूसरे व्यापारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के इस एकाधिकार के अपोज थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या एक अधिकार है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन ने 1599 में जब बनाया था तो ये बोला था कि इंडिया के साथ और ईस्ट के साथ ट्रेड करने का आपको मोनोपोली है, आपको एक अधिकार है। अब ब्रिटेन के जो बचे हुए दूसरे ट्रेडर्स हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के इस फायदे को देख रहे हैं, ये भी चाहते हैं कि इनका फायदा हो, ये भी इंडिया में जाएं और ट्रेड करें। तो ये लगातार ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जो ट्रेड मोनोपोली है इसे खत्म करने की बात कर रहे थे। तो क्या होता है, कंपनी की कमर्शियल मोनोपोली को एंड कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन दो चीजों में कंपनी की मोनोपोली एंड नहीं होती है, कंपनी का एक अधिकार बना रहता है। एक क्या, एक तो चाय में व्यापार, और दूसरा जो भी व्यापार चाइना के साथ हो रहा है वो उसमें एक अधिकार अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रहेगा। 1 लाख रुपए का प्रबंध किया जाता है एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए भारत में। क्रिश्चियन मिशनरीज को, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी है उसे फैलाने के लिए क्रिश्चियन मिशनरीज को भारत भेजा जाता है और धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया जाता है। कौन सा धर्म? क्रिश्चियन धर्म। ठीक है, अब अगला चार्टर एक्ट 1813 के बाद 1833 में आना है। ठीक है, 1833 में आना है क्योंकि 20 वर्षों का गैप होता था। जो चार्टर एक्ट 1833 में आया, इस चार्टर एक्ट को फर्दर कंपनी के लिए 20 साल के लिए इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि कंपनी का अब जो ट्रेड है वो फर्दर 20 सालों के लिए इंक्रीज कर दिया गया। जहां एक तरफ कंपनी का ट्रेड 20 सालों के लिए इंक्रीज किया गया, वहीं कंपनी की जो चाय में और चाइना में मोनोपोली है, जो अधिकार है, उसे अब संपूर्ण रूप से समाप्त भी कर दिया गया। अब क्या बोला गया कि दूसरे यूरोपियंस भी भारत आ सकते हैं, दूसरे यूरोपियंस भी भारत में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो अब जब दूसरे यूरोपियंस को भारत आने की अनुमति दे दी गई, तो अब समय समय पर दूसरे यूरोपियन कंट्रीज भी भारत आएंगे। भारत में दूसरे यूरोपियंस का उपनिवेश बढ़ेगा। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, जो कि 1773 के एक्ट से बनाया गया था, इस पद को अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया। विलियम बेंटिक सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। एक लॉ कमीशन बनाया गया, एक न्याय समिति बनाई, एक कानून समिति बनाई गई, सॉरी न्याय नहीं, कानून। एक कानून समिति बनाई गई। इस कानून समिति का काम था कि जो इंडियन लॉज हैं, जो भारतीय कानून है, उन्हें कोडिफाई करे, उन्हें लिखे। इसके लिए एक लॉ मेंबर अपॉइंट किए गए। ठीक है, और सबसे पहले जो भारत के लॉ मेंबर बनते हैं, जो कानून मंत्री बनते हैं, वो होते हैं लॉर्ड मैकॉले। आप ये नाम याद रखेंगे। ठीक है, बॉम्बे की और मद्रास की लेजिस्लेटिव पावर्स को अब कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया और सारी की सारी लेजिस्लेटिव पावर्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गई। अब 1833 में फिर से 20 साल बाद नया चार्टर एक्ट आना है, जो कि आया 1853 में। ये चार्टर एक्ट आया तो, लेकिन इसने अब कंपनी का फर्दर 20 साल के इंक्रीमेंट की बात नहीं की। इसमें कहीं भी नहीं बोला गया कि 1853 के बाद दोबारा 20 सालों बाद कंपनी का चार्टर एक्ट आएगा, यानी कि 73 में ये बात नहीं बोली गई। जो कंपनी में जो उच्च पद थे, यानी कि जो सरकारी पद थे, वो कंपनी में कंपनी के लोगों के लिए फिक्स हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसे एक ओपन कंपटीशन सिस्टम बना दिया गया सर्विसेज के लिए कंपनी के अंदर, यानी कि कंपनी के अंदर जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, जो भी अधिकारी पद हैं, वो अब ओपन कंपटीशन द्वारा सभी लोगों के लिए खुल गए। ठीक है, लॉ मेंबर को अब फुल मेंबर बना दिया गया गवर्नर जनरल की काउंसिल का। जो लॉ मेंबर बने थे ना, उनको अब फुल मेंबर, लॉ कमीशन में लॉ मेंबर बने थे, जो कि फर्स्ट लॉ मेंबर थे हमारे लॉर्ड मैकॉले, उनको गवर्नर जनरल की काउंसिल का फुल मेंबर बना दिया गया। गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ब्रांच को अलग कर दिया गया और लेजिस्लेटिव ब्रांच के लिए 6 लोगों को अपॉइंट किया गया। ये 6 मेंबर की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, इसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला। ठीक है, लोकल रिप्रेजेंटेशन भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया और पहली बार 3 लोग भारत से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है,
इसके बाद फाइनल लॉ जो है गवर्नर जनरल का, मतलब गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल तो बना दी गई 6 लोगों द्वारा, ठीक है, जिसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला। लेकिन इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई भी लॉ को अगर बनना है, कोई कानून अगर बनना है, तो उस पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की स्वीकृति अनिवार्य है। उस पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को साइन करना कंपलसरी है, मतलब साइन करने के बाद ही वो लॉ बनेगा। अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने उस पर किसी भी तरीके से कोई भी अपना पक्ष नहीं रखा, उस पर अपना वीटो कर लिया, वीटो का मतलब होता है कि बिल पर सहमति ना देना और बिल को अपने पास रख लेना, ना तो हाँ बोलना ना बोलना, ठीक है, तो वो बिल पास नहीं माना जाएगा। ये चार्टर एक्ट की लिस्ट में सबसे आखिरी चार्टर एक्ट था। इसके बाद क्या होता है 1857 की, यानी कि इसके 4 साल बाद, 4 इयर्स बाद क्या होता है 1857 की क्रांति हो जाती है, रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे सबसे पहली स्वतंत्रता की लड़ाई बोला गया, सबसे फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर बोला गया। इस वॉर के बाद ब्रिटिश क्राउन को ये समझ में आ जाता है कि अगर अब हमने भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में सौंप दी तो हम भारत को खो देंगे, ठीक है। तो इसके बाद ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में पूरा का पूरा इंडिया का गवर्नेंस ले लेता है और अब चार्टर एक्ट पास नहीं होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया जाता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होंगे, जिसमें से सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद। रिवोल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिशर्स को बहुत बड़ी चोट पहुंची। ब्रिटिशर्स समझ गए कि अगर हमने भारत में नियंत्रण सही से नहीं करा, अगर हमने भारत को सही तरफ से ध्यान नहीं दिया, तो हम भारत खो देंगे, ठीक है। तो इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसे या फिर इसे गुड गवर्नमेंट एक्ट भी बोलते हैं, यानी कि अब क्या करा जा रहा है इसके द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा क्या करा जा रहा है, इस एक्ट से गुड गवर्नमेंट यानी कि भारत में सरकार बन की स्टार्टिंग शुरू करी जा रही है। ये उन लोगों का बोलना था, किनका बोलना, ब्रिटिशर्स का बोलना था कि अब हमसे जो गलती थी वो हो गई, रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, अब हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि भारत में एक अच्छा शासन रखें, ठीक है। ये क्या करता है गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1858, ये जो डुअल सिस्टम यानी कि जो दोहरा व्यवस्था आई थी, किसके द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बने थे, वो अब अबॉलिश कर दिए जाएंगे। इंडिया अब क्राउन के नाम पर, यानी कि जो ताज होगा उसके नाम पर गवर्न किया जाएगा। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व्यवस्था बनाई गई, इसके साथ एक 15 मेंबर की समिति यानी कि काउंसिल बनेगी। अगस्त 1858 में फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड स्टैनले, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये फर्स्ट एसओएस अपॉइंट होते हैं लॉर्ड स्टैनले, नाम याद रखेंगे हम। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को अबॉलिश करके, यानी कि उनके टाइटल को रिप्लेस करके नाम रख दिया गया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और ये वाइस रॉय ऑफ इंडिया सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट को जवाबदेही होंगे, यानी कि ये सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट को क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले वाइस रॉय ऑफ इंडिया बनते हैं। तो गाइज ये थी ब्रिटेन में एडमिनिस्ट्रेशन की जर्नी, यानी कि ब्रिटेन ने जिस तरीके से भारत को रूल रेगुलेट किया फ्रॉम 1757 से लेकर 1857, यानी कि 100 सालों की जर्नी। इसमें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास होता है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 पास होता है, फिर इसके बाद तीन चार्टर एक्ट आते हैं, चार चार्टर एक्ट आते हैं, एक 1793 में, एक 1813 में, एक 1853 में, एक 1833 में और एक 1853 में। 1853 का चार्टर एक्ट आखिरी चार्टर एक्ट होता है। इसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद अब क्या आएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएंगे, जिसमें सबसे पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये पूरा प्रीलिम्स स्पेसिफिक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रीलिम्स से इसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस लेक्चर से इतना ही, हम दोबारा मिलेंगे नए वीडियो के साथ। सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं हम, लाइन वाइज आप टिक कर सकते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद जो सिलेबस का थर्ड पॉइंट होगा वो हम कवर करेंगे। तब इस वीडियो से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कल मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।